टाइम था 6 जुलाई 2024 का और करीबन दोपहर के 2 बज चुके थे जिस टाइम कुणाल मात्रे ने अपने ससुराल में फोन किया और ये बात पूछनी शुरू की कि क्या उसकी पत्नी अक्षता मात्रे वहां पर आई है। उसके ससुराल वालों ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो तो यहाँ पर नहीं आई और तुम इस तरीके से हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो। और उसके बाद कुणाल ने बताना शुरू किया कि वो यहाँ से सुबह निकल कर गई थी, बिना कुछ बताए हमें वो यहाँ से गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ पर गई। हम लोगों को यही अंदाजा था कि हो सकता है वो पहले मंदिर गई होगी और उसके बाद अपने घर चली गई होगी और अब हम लोग आप लोगों से पूछ ही रहे हैं। और उसके बाद अक्षता मात्रे के माता पिता और उसके पति पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और उसके बाद वो लोग पुलिस वालों को सारी ही चीजें बताने लगते हैं कि जनाब वो सुबह सुबह गई थी, बिना किसी को कुछ बताए गई थी और हम लोगों को ये अंदाजा है कि जरूर यहाँ का पास का जो शनि मंदिर है वहां पर वो गई होगी। हम लोगों ने उसे नहीं पूछा था ज्यादा कुछ इस चीज के बारे में और वो चली गई और अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आई है। और इसके अलावा जो बाद में अक्षता मात्रे के घर वालों ने पुलिस वालों को बताया, उससे पुलिस वालों को ये बात लगने लगी थी कि ये केस काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इसके गायब होने के पीछे कोई और नहीं जबकि इसके ससुराल वाले ही होंगे। पुलिस वालों को पता चलता है कि अक्षता मात्रे के जो ससुराल वाले थे वो उसे काफी ज्यादा तंग किया करते थे। कुणाल मात्रे अक्षता के ऊपर शक किया करता था कि जरूर इसका कहीं ना कहीं बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। एक टाइम ऐसा था जब अक्षता मात्रे एक बैंक में जॉब किया करती थी और अपने पति के इस शक वाले बिहेवियर के चलते उसने अपनी जॉब तक को छोड़ दिया कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा शक है कि वो बाहर किसी के साथ टाइम बिताती है तो उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी। उसके बाद वो घर पर ही रहने लगती है। लेकिन घर पर रहते हुए भी अक्षता मात्रे की सास को अगर देखा जाए या फिर उसके पति की बहन को अगर देखा जाए तो वो उसे ताने दिया करती थी कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है और इसके अलावा काफी सारे और भी ताने वो लोग उसे दिया करते थे। उसके ऊपर वो लोग दबाव बनाया करते थे कि वो अपने घर से ये ले आए वो ले आए और इसके अलावा वो लोग उसके ऊपर प्रेशर भी बनाया करते थे कि एक टाइम में तुम बैंक में जॉब लगी हुई थी लेकिन अब अगर देखा जाए तो तुम कुछ भी कमाती नहीं हो और तुम्हें अपने घर से पैसे यहाँ पर लेकर आने चाहिए। और टोटली अगर देखा जाए तो अक्षता मात्रे के पिता ये बात कही जाती है कि उस टाइम रिटायर हुए थे और उनके जो ससुराल वाले थे उनकी सारी की सारी नजर उनके रिटायरमेंट फंड पर थी। लेकिन अक्षता मात्रे आखिरकार कब तक अपने परिवार वालों से पैसे लेकर आती और यही कारण था कि काफी बार इन लोगों के बीच लड़ाई हो जाया करती थी। इस घटना से करीबन 2-2.5 महीने पहले भी ये इसी तरीके से वापस अपने घर वालों के पास चली गई थी जब इसके ससुराल वालों ने इसे हद से ज्यादा तंग किया था। तो कुछ एक दिनों तक तो वो अपने ससुराल में रहती है और उसके बाद कुणाल मात्रे अक्षता मात्रे के घर पर जा पहुंचता है। उसके माता पिता को काफी अच्छे से वो समझाता है कि जो कुछ भी गलतियां उनसे हुई हैं वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा और आगे से इस तरीके की कंप्लेंट उन्हें नहीं मिलने वाली है। उसके बाद वो हमें मनाकर अपनी पत्नी को मनाकर अपने साथ लेकर गया था और अब जो हालात हैं उसके बारे में तो पुलिस वालों को भी पता चल ही चुका है और पूरे तरीके से अक्षता मात्रे के घर वालों को तो यही शक था कि कुणाल मात्रे ने ही और उनके घर वालों ने ही उनकी बेटी को गायब किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले खुद ही कर लें, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढा जाए। क्योंकि जो मिसिंग पर्सन के केसेस होते हैं जैसे जैसे इसमें टाइम बीतता है तो उसके जिंदा मिलने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद अक्षता मात्रे की बहन का ये कहना था कि पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उन्हें देना चाहिए था और हो सकता है पुलिस वाले अगर इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते तो आज उसकी बहन जिंदा होती। अगर आज पुलिस वालों ने भी हमारी मदद की होती तो आज मेरी दीदी मेरे पास होती। पुलिस ऑफिसर्स को इन सारी ही चीजों के बारे में काफी हद तक बहुत सारी चीजें पता चल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस वाले कुणाल मात्रे के पास और उनके घर वालों के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन लोगों ने सारी ही पूछताछ कर ली, उन सभी की कॉल डिटेल को चेक कर लिया, लेकिन उन लोगों के हाथ कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगती है जिससे कि वो लोग अंदाजा लगा पाए कि इस चीज के पीछे, इस सारे ही कांड के पीछे जो कि वो लड़की गायब हुई है, इसके ससुराल वाले होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही पुलिस वाले लगभग अगले 2-3 दिनों तक इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उसके बाद 9 जुलाई 2024 को पुलिस वालों के पास एक कॉल आता है। उसने बताया कि जनाब मैं सुबह सवेरे यहाँ पर मंदिर में पूजा वगैरह करने के लिए आया था, लेकिन
कल्याण सलफाटा के गणेश घोष मंदिर में उसने एक डेड बॉडी को देखा है। वो सारी ही चीजें वो पुलिस वालों को बता देता है, जो कुछ भी उसने देखी थी, और पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जा भी पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पुलिस वालों ने देखा कि इस मंदिर में पहुंचने के लिए सीढ़ियों की मदद से एक जंगल जैसा रास्ता बनाया गया है, उससे होकर मंदिर में जाया जाता है। लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले ही बीच सीढ़ियों के साइड में काफी सारी ऐसी खाइयां मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा गहरी हैं, और वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी के पास जा पहुंचते हैं, और वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने देखा कि ये तो एक महिला की डेड बॉडी है। पुलिस वाले उसे अच्छे से जब चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि इसके सिर पर काफी ज्यादा गहरी चोट लगी हुई है। इस बारे में पुलिस वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हो सकता है इसे ऊपर से नीचे फेंका गया होगा और नीचे किसी चट्टान से टकराकर इसके सिर में ये चोट आई होगी, या फिर इसके जो कातिल हैं जिसने इसके साथ ये सारी की सारी हरकतें की है जिनके कारण कि अब ये नीचे गिरी हुई है, उसने ही इनके सिर पर चोट मारी होगी। वैसे भी अगर उसके कपड़ों को अगर देखा जाए, उसके हालातों को अगर देखा जाए, तो पहली नज़र में ही देखने पर यह बात लग रही है कि जरूर इसके साथ किसी ने बदसलूकी की है, इसके साथ जबरदस्ती वगैरह की गई होगी, क्योंकि उसके शरीर से बहुत सारे कपड़े इस टाइम गायब थे। 6 तारीख को ही 2 बजे थाने में जाकर लापता की हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी। 6, 7, 8 3 दिन तक महिला को नहीं खोज पाए। पहले खोज ली गई होती तो शायद वो हमारे बीच में सही सलामत और जिंदा होती, लेकिन खोजबीन में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। 4 दिन तक महाराष्ट्र के इन्हीं इलाकों में वो थी, और उसके मोबाइल भी थे, अंतिम लोकेशन भी पता की जा सकती थी, लेकिन सब में मुझे लगता है लापरवाही की गई। 9 तारीख को बताया जाता है कि उसका शव मिलता है। उसमें हेड इंजरी, ब्लंट ट्रोमा टू चेस्ट, छाती पर उसकी चोटें हैं, और इंजरी टू जेनिटल्स यानी कि उसके गुप्त अंगों में भी गंभीर चोट है, ये दिखाया गया है। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर, और वहां पर जो आसपास में लोग इस टाइम मौजूद थे उन्हीं से पूछताछ करने लगती है। और तब पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, और नॉर्मली भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। कभी कभार लोग यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। नेचर के बिल्कुल आकर करीब वो लोग अपने आप को महसूस करते हैं, और चारों तरफ शांति फैली हुई है, जंगल सा यहाँ पर फैला हुआ है। ऊपर जाकर एक मंदिर बनाया गया है, और अपने दिमाग को शांत करने के लिए लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। इस टाइम भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई नहीं है, और जो 2-4 लोग यहाँ से इन सीढ़ियों से गुजर रहे हैं उन लोगों का तो ये कहना है कि जनाब वो तो लगभग सुबह यहाँ पर आए थे और अब वो वापस यहाँ से जा रहे हैं। और इस लड़की को अगर देखा जाए तो इसे तो गायब हुए करीबन 3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स इस जो मंदिर का मेन पुजारी था उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, जिनका कि नाम बालकनाथ था। लेकिन पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो तो पिछले काफी दिनों से मंदिर से बाहर हैं, वो किसी काम के चलते बाहर गए हुए हैं, और इस टाइम यहाँ पर एक अन्य पुजारी और 2 उसके सहायक मौजूद हैं। तो पुलिस वाले उन्हीं से जाकर पूछताछ करने लगते हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर काफी सारे भक्त आते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग एक एक पर्सनली किसी भगत से यहाँ पर बातें नहीं करते हैं। इसी तरीके की बातें पूछ लेने के बाद पुलिस वाले वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगते हैं, क्योंकि इस रास्ते से जब वो लोग ऊपर जाते हैं मंदिर की तरफ तो बीच में एक कैमरा लगा हुआ था। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, इस कैमरे का तार काट दिया गया था, और तार बिल्कुल सफाई से काटा गया था, जिसे कि देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वैसे ही नहीं कट गया होगा, जबकि तेज धारदार हथियार से इसे काटा गया है। तो पुलिस ऑफिसर्स अब इस बारे में भी सोचने लगते हैं कि हो सकता है वो बंदा जिसने कि इसका कत्ल किया है वो इसके घर से ही इसका पीछा कर रहा होगा। और अब जिस तरीके के इसके ससुराल वालों के हालात थे तो शक तो उन्हीं के ऊपर जा रहा था। तो पुलिस ऑफिसर्स बीच में जो भी रास्ता होने वाला था उस पर लगे हुए सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को वो लोग चेक करते हैं, और इन सारी ही चीजों में भी मदद करता है अक्षिता का मोबाइल, जिससे
जिससे कि उनकी सारी की सारी लोकेशन पुलिस वालों को पता चल जाती है। और उन सारी ही जगहों को जब पुलिस वाले तहकीकात करते करते आ रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि बीच में एक ढाबे पर भी वो रुकी थी और उसके बाद वो मंदिर की तरफ चली गई थी। और उससे पहले जितने भी सीसीटीवी वीडियो थे उसमें पुलिस वालों ने उसे देख भी लिया था, लेकिन इसका पीछा इस टाइम कोई भी नहीं कर रहा था। और अब जब मंदिर की बात की जाए तो वहां का तो जो सीसीटीवी कैमरा था उसका तो तार किसी ने काट ही दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर में अगर यहाँ पर देखा जाए अच्छे से तो पुजारियों के अलावा ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने यही बात सोची कि अगर हम लोग इन पुजारियों से ही थोड़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर जाकर उन तीनों ही लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन वो तीनों ही लोग बार बार अपनी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदा कुछ और कहता, दूसरा कुछ और कहता, क्योंकि पुलिस वाले इन तीनों को ही अलग अलग करके पूछताछ कर रहे थे। और उसके बाद जब इन तीनों के ही बयान आपस में नहीं मिलते हैं तो पुलिस वाले उन्हें अपने साथ लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं जबकि ये तीनों ही हैं। इन तीनों ने ही अक्षता मात्रे के साथ कुछ ऐसे कामों को अंजाम दिया था जिसे कि सुनकर लोगों का साधु संतों से और पुजारियों से भी विश्वास उठ जाएगा। उन तीनों ने ही बताना शुरू किया कि हाँ जनाब, वो लड़की उस दिन यहाँ पर आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान वो नज़र आ रही थी। हम लोगों ने उसे खाना वगैरह डाल कर दिया, उसने आराम से खाना खा लिया और उसके बाद भी वो शांति से बैठी रहती है। तो हम लोगों ने ही जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि क्या सब कुछ ठीक है। हम लोग पहले तो नॉर्मली यही बात पूछने के लिए गए थे कि अगर किसी तरीके की इसे समस्या होगी तो जिस तरीके का हम लोगों के पास निदान होगा हम लोग इसे बता देंगे। लेकिन उसके बाद अक्षता मात्रे तो अपने ससुराल वालों से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा डीपली इन सारी ही चीज़ों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में इन लोगों को बता रही है और ये लोग उसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसने सारी ही चीज़ें बताई कि उसके घर परिवार में क्या चल रहा है, उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं और वो अपने जीवन से कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और इन तीनों ही लोगों ने धीरे धीरे कर वहाँ पर आकर बैठना शुरू कर दिया कि आखिरकार इसे क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये लड़की अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है इस टाइम। और उसमें भी जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पर आने से पहले इसने किसी को भी नहीं बताया है, किसी को नहीं पता है कि ये यहाँ पर मंदिर में आई हुई है। और अगर हम लोग इसे यहीं पर गायब कर दें तो किसी को क्या ही पता चलेगा, जिसके चलते वो लोग उसे दोबारा से सांत्वना देने के तौर पर पानी में भांग की गोली मिलाकर दे देते हैं। कुछ ही देर बाद अक्षता मात्रे को नशा हो जाता है और वो वहीं पर लेट जाती है। उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिरकार उसके साथ क्या कुछ हुआ। और उसके बाद ये तीनों ही लोग मिलकर इसे उठाकर मंदिर परिसर के अंदर लेकर गए। जो सबसे अंदर वाला इनका कमरा था वहां पर ले जाकर वो उसे लेटा देते हैं और उसके बाद वापस आकर अपनी दिनचर्या का काम वो लोग करने लगते हैं। जितने भी भक्त आते हैं उन सभी को प्रसाद वो लोग देते हैं। और जैसे ही रात का टाइम होता है तो ये तीनों ही लोग इसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। पूरी रात ये तीनों ही लोगों ने अक्षता मात्रे के साथ दरिंदगी की। और उसके बाद जैसे ही अगली सुबह अक्षता मात्रे की नींद खुलती है, उसका शरीर पूरे तरीके से अब दुख रहा था, दर्द कर रहा था, तो वो चिल्लाने लगती है। और इस चिल्लाहट के कारण ये तीनों ही लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। और उसके बाद इन तीनों ने ही ये प्लान बनाना शुरू किया कि अगर ये बाहर जाकर किसी को कुछ बता देती है तो उसके बाद तो हमारी खैर नहीं, तो इसे यहीं पर शांत करवाना होगा। इसके बाद वो लोग उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं और एक भारी हथियार से उसके सिर पर वार करते हैं। और उसके बाद उसे लेकर जाते हैं पहाड़ी की दूसरी तरफ जहां से कि ऊंचाई काफी ज्यादा थी। वो लोग उसे नीचे फेंक देते हैं। उन लोगों का ये अंदाजा था कि ये जंगल काफी बड़ा है, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई जंगली जानवर होगा और वो सारे के सारे जंगली जानवर इसकी डेड बॉडी को उठा ले जाएंगे। और हमें क्या पता यहाँ पर कौन आया था, कौन चला गया। हम लोग तो जितनों को प्रसाद दे पाए उन सभी को दे दिया था। और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरा था उसके भी तार काट दिए गए थे। हमें इस बारे में भी नहीं पता कि उसके तार आखिरकार किसने काटे होंगे। ये सारी ही चीजें जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती है तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और दूसरी तरफ इनके ऊपर केस भी चलने लगता है। लेकिन
अक्षता मात्रे की बहन का ये कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की। अगर पहले ही वो लोग उसके मोबाइल को ट्रेस कर लेते तो टाइम से वो लोग अपनी बहन के पास पहुंच सकते थे। उन सारे ही लोगों ने ये सारे कांड अगली सुबह को किए थे। जब उसकी बहन को मार डाला था तो पूरी की पूरी रात उन लोगों के पास थी। पहले दिन भी वो लोग दोपहर के बाद पुलिस वालों के पास जा पहुंचे थे। टाइम रहते अगर पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते तो उसकी बहन को बचाया जा सकता था। और दूसरी तरफ जो सबसे मेन दिक्कत मुझे लग रही है वो तो ये है कि अक्षता मात्रे के ससुराल वालों ने ऐसी नौबत ही क्यों आने दी कि उनके घर की बहू जो कि अपने परिवार को छोड़कर, अपनी फैमिली, अपने माता पिता को छोड़कर एक दूसरे परिवार में आकर रहने लगती है। अपने आप को मैनेज करने की वो बेचारी पूरी की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ससुराल वालों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। इतने ज़्यादा पैसे को लेकर आखिरकार वो कहाँ जाने वाले थे कि उस लड़की के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर वो बना रहे थे। डिप्रेशन में वो लगातार जाती जा रही थी और उसे जाकर मंदिर का सहारा लेना पड़ा। और दूसरी तरफ इन वहशी दरिंदों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जो कि वहां पर पुजारी का वेश धारण करके बैठे हुए थे। इन्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ इस मंदिर के मेन पुजारी बालकनाथ ने ये बात कही कि उसे अर्जेंटली बाहर कहीं जाना था और ये पुजारी बाहर से कहीं से आया था। इमरजेंसी में इन्हें कहीं बाहर जाना था और उस टाइम ये पुजारी यहाँ पर आए हुए थे तो इन्हें ही सारे के सारे मंदिर का कार्यभार ये संभलवा कर बाहर चले जाते हैं। नहीं, हम किसी को रख के नहीं गए थे साहब, वो तो अचानक में आ गए। हाँ। और हमको जाना था, हम बोला चलो ये पंडित लोग हैं संभाल लेंगे मंदिर। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इस मंदिर के जो मेन पुजारी ने इस तरीके से बिना किसी की जान पहचान के, जिस बंदे को वो लोग अच्छे से जानते नहीं थे, कभी कभार उनकी उनसे जान पहचान होती थी, मुलाकात होती थी, उन्हें अपने मंदिर का इस तरीके से कार्यभार संभलवा कर बाहर जाना कहाँ तक सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा ये जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस पूरे ही केस का असली गुनहगार कौन है? वो तीनों पुजारी, अक्षता मात्रे के खुद के घर वाले, क्योंकि भले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी हो लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी उसके प्रति बनती थी। उनकी बेटी है, सामने परिवार में वो अच्छे से रह रही है या नहीं रह रही, कम से कम उन्हें इस बारे में जानना चाहिए था। और दूसरी तरफ अगर उसके ससुराल वालों के बारे में बात की जाए तो उनका तो कहना ही क्या है। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और आशा तो यही करते हैं कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा कोर्ट के द्वारा की जाएगी। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर मैं काफी सारी इसी तरीके के क्राइम डॉक्यूमेंट्री लेकर आता रहता हूँ, तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।